हेलो एवरीवन, मैं हूं आर्यन सर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल एनसीईआरटी का मास्टर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस क्लास में हम लोग आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 की गणित अध्याय 2 को पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें हम अपनी क्लास 10th की गणित अध्याय 2 जिसका नाम है बहुपद पॉलिनोमियल्स को पढ़ेंगे। जैसे कि हमने अपनी पिछली क्लास में चैप्टर फर्स्ट अध्याय 1 को कंप्लीट किया था, वहाँ पर हमने प्रश्नावली 1.1, 1.2 और साथ में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट और उदाहरणों को भी सीख लिया था। और आज हम इस क्लास में अपनी अध्याय 2 बहुपद पॉलिनोमल्स को पढ़ेंगे। इससे पढ़ने से पहले हम लोग क्विक ओवरव्यू को जान लेते हैं, यानी क्विक ओवरव्यू के माध्यम से हम लोगों को यह मालूम हो जाएगा कि इस चैप्टर में कितनी प्रश्नावलियां हैं और इसके साथ में कितनी एक्सरसाइज हैं, और साथ ही साथ हमें उन एक्सरसाइज के अंदर कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं और कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, साथ में कौन से टॉपिक हमारे बोर्ड एग्जाम के पेपरों में अधिकतर आने की संभावनाएं हैं। इन सभी के बारे में हम क्विक ओवरव्यू के माध्यम से जान सकते हैं, और इसके बाद इसी के आधार पर हम अपनी अध्याय 2 पॉलिनोमिकल्स बहुपद यानी इसको पढ़ेंगे और उदाहरण और प्रश्नावली 2.1 को आज पढ़ने की कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि क्विक ओवरव्यू में आप लोग देख पा रहे होंगे, जो प्रश्नावली हमारी 2.1 है, प्रश्नावली 2.1 अध्याय 2 की बहुपद जो हमारा चैप्टर है, इसकी जो प्रश्नावली 2.1 है, इसमें जो 2.1 में प्रश्नावली में हम लोगों को बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ना है। क्या पढ़ना है हम लोगों को पढ़ना है बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण। इसके साथ ही अगली प्रश्नावली फिर आएगी हमारी प्रश्नावली 2.2। इसमें हम लोगों को किसी बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध और साथ में यहाँ पर सत्यता की जांच करने के लिए भी हमें पढ़ना होगा। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि हमें प्रश्नावली 2.1 में बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण पढ़ना है, और जो हमारी प्रश्नावली 2.2 है, तो यहाँ पर हमें बहुपद के शून्यांकों और गुणांकों में संबंध पढ़ना है। तो हमने इस प्रकार क्विक ओवर में अपने ये जान ली। अब बात आती है कि ये बहुपद है क्या, ये बहुपद है क्या, क्या चीज है बहुपद, ये बहुपद किस बला का नाम है। तो ये बहुपद यानी पॉलिनोमिकल्स, जैसे कि आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं चर अचर, ये चीज तो आप सीख ही गए होंगे। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, चर अचर और पद द्विपद, ये सब चीज़ें तो आपने छोटी क्लासों में सीख ही लिया होगा। तो आज यहाँ पर उन्हीं का रिवाइज करेंगे और इन्हीं की सहायता से हम ये जानने की कोशिश करेंगे ये बहुपद है क्या। यानी कि जो चैप्टर है, अधिकतर चैप्टर के अंदर जो भी हमें पढ़ना होता है, उससे अधिकतर चीज़ें हमें उस चैप्टर के नाम से ही मालूम हो जाती हैं। तो पहले तो उसके चैप्टर के नाम पर जाएंगे, ये बहुपद होता क्या है, इससे हमें ये मालूम चलेगा कि इस चैप्टर में किसके बारे में बताया गया है और किस चीज़ से रिलेटिव है ये चैप्टर, और उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कि ये बहुपद है क्या, पॉलिनोमिकल्स है क्या, तो जैसे कि आप अपनी पिछली क्लास में पढ़ चुके चर। चर क्या होते हैं, चर यानी ए हो गई, बी, सी, एक्स, वाई, जेड, यानी कि इस प्रकार की जो ABCD के अंग होते हैं, ABCD के अक्षर, ये हमारे सब चर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, चर। इसके साथ ही जो अचर होते हैं, अचर क्या होते हैं, अचर 1 हो गया, 5 हो गए, 6 हो गए, यानी कि जो गिनती होती है हमारी, अंक होते हैं, तो वे हमारे अचर कहलाते हैं। ठीक, चर और अचर ये आप लोग समझ गए। अब ये चर और अचर को जब लिखते हैं हम, जैसे कि चर में 1 है तो 1 यहाँ लिख दिया हमने, या फिर एक्स के अकेला लिख दिया, या फिर 5x लिख दिया, या फिर 6y लिख दी, या फिर y के लिख दिया। जो हमने ये लिखे हैं, ये हमारे क्या निकल कर आ, ये हमारे पद कहलाते हैं। यानी कि चर में चर की जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं क्या है, पद है। और इसके साथ जो अचर है, अचर की भी जो संख्याएं हैं, ये भी पद है। चर और अचर को यहाँ पर हमने देखो 5x यानी मिलाकर लिख दिया, ये भी एक ही पद कहलाएगा। और अगर सादा लिख दें y भर यानी चर को अलग लिख दें, तो ये भी एक पद ही कहलाएगा। यानी कि चर अचर को मिलाकर लिखने पर पद कहलाता है, अगर अलग अलग लिखे तो भी ये पद ही कहलाता है। लेकिन इसे हम एक पदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, एक पदी। ये हमारा क्या कहलाएगा, एक पदी, एक पद। ठीक, इसके साथ ही अब द्विपद होते हैं। द्विपद क्या होते हैं, द्विपद में हमारा आएगा ये 5x + 2, इसके साथ में x + 1 और 6 + a, इस प्रकार जो होते हैं वो हमारे क्या कहते हैं, द्विपद। यानी दो पदों का योग या दो पदों का अंतर, यही सब हमारा द्विपद के अंतर्गत आता है। यानी कि दो संख्याएं मिली होना चाहिए, या दो पद एक साथ हों तो द्विपद, जहाँ पर एक पद अकेला हो तो वह एक पद, और ऐसे ही 3 त्रिपद, चतुर्पद, ये सारे पद होते हैं। तो अब जो हमारे चर अचर हैं, चर अचर
से मिलाकर के पद बने, द्विपद बने, बहुपद बने, द्विपद त्रिपद बने, ये सब बने। अब ये पद बने तो पदों के योग को यानी पदों की संग्रह को हम क्या कहते हैं? बहुपद कहते हैं। समझे? जैसे कि जो हमारे पद है, एक पद, द्विपद, त्रिपद, चतुर्पद, इन सभी पदों का जो संग्रह होता है, पूरा संग्रह, उस संग्रह को हम बहुपद बोलते हैं यानी पॉलिनोमिकल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से आशा करता हूँ कि आप लोग ये समझ गए होंगे कि ये बहुपद होता क्या है। तो बहुपद यानी कि पद, द्विपद, त्रिपद सभी के संग्रह को हम बहुपद यानी पॉलिनोमिकल्स बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पर बहुपद के बारे में जान लिया। अब हम लोग यह जानेंगे बहुपद के प्रकार कितने होते हैं। तो बहुपद के ढेर सारे प्रकार होते हैं, लेकिन हमारी यहाँ पर एनसीईआरटी किताब में केवल 3 प्रकार दिए हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद। तो हमें यहाँ पर द्विघाती, त्रिघाती और रैखिक इन तीनों के बारे में अध्ययन करना है, और इससे चतुर्घाती बहुपद, पंचघाती बहुपद, ये सारी चीज़ें हम आगे की क्लासों में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बहुपद है, बहुपद के प्रकार, बहुपद जिसे हम पॉलिनोमिकल्स बोलते हैं, इसके प्रकार कितने हैं? नंबर 1 रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद। नंबर 2 रैखिक बहुपद के बाद फिर आता है हमारा द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद। इसके साथ ही फिर आता है हमारा त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। हमने यहाँ पर बहुपद के प्रकार देखे, हमें यहाँ पर केवल 3 प्रकार पढ़ने हैं: रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद और त्रिघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद। अब ये रैखिक बहुपद क्या होता है? ये रैखिक बहुपद होता क्या है? तो हम यहाँ 2 मिनट बस दीजिएगा आप लोग। नंबर 1 पर आता है हमारा रैखिक बहुपद। जो रैखिक बहुपद अब होते क्या हैं? तो रैखिक बहुपदों को हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर 3x + 2 लिखें, या फिर 5x - 3 लिखें, या फिर x + 1 लिखें, या फिर इस प्रकार से ये हमारे निकल कर आए हैं। जो हमने यहाँ लिखा है ये हमारी क्या है? ये हमारे रैखिक बहुपद है। ये तीनों हमारी क्या है? रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी कि ऐसे बहुपद जिनमें चरों की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। यहाँ पर चर क्या है? तो इसमें देखो, यह एक बहुपद है, इसमें चर की घात कितनी है? चर है हमारे यहाँ पर x, इसकी अधिकतम घात कितनी है? 1 है। तो इसलिए ये हमारा क्या है? ये हमारा रैखिक बहुपद है। और इसके साथ ही ये भी, इसकी भी अधिकतम घात है 1, तो यह भी हमारा रैखिक बहुपद है। यानी कि रैखिक बहुपद वह बहुपद होते हैं जिनमें बहुपदों की अधिकतम घात, जिनमें बहुपद के चरों की अधिकतम घात 1 हो। रैखिक बहुपद वे बहुपद कहलाते हैं जिनमें चरों की अधिकतम घात कितनी हो? 1 हो। चरों की अधिकतम घात 1 हो, वह रैखिक बहुपद कहलाते हैं। अब रैखिक बहुपद तो हमने समझ लिए। अब इसके साथ में हम इसे देखते हैं। रैखिक बहुपद के बाद इसका व्यापक रूप, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? तो रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है ax + b। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ पर a 0 के बराबर नहीं हो सकता, साथ में a, b जो संख्याएं हैं वह कैसी संख्याएं हैं? वास्तविक संख्याएं हैं। ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप होता है। रैखिक बहुपद का ये व्यापक रूप है। ठीक है, अब हमने यहाँ पर रैखिक बहुपद देख लिया। अब हम चलते हैं अपनी द्विघाती बहुपद, द्विघात बहुपद के बारे में पढ़ते हैं। तो द्विघाती बहुपद क्या होता है? द्विघाती बहुपद को भी एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो द्विघाती बहुपद जैसा कि 3x² + 2x - 1, ये हमारा क्या है? यह एक हमारा द्विघाती बहुपद है। यानी द्विघाती बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिनमें चरों की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो। तो वह द्विघाती बहुपद। जैसे कि यहाँ पर चर क्या है? ये चर है, ये चर है, तो x ये चर है, तो x की अधिकतम घात कितनी है? 2। यहाँ पर ये दिखाई दे रही हो आपको दिखाई दे रही होगी अधिकतम घात कितनी है? 2। तो ये हमारा क्या है? ये हमारा एक द्विघाती बहुपद है। द्विघाती बहुपद ऐसा बहुपद होता है जिनमें चरों की अधिकतम घात 2 होती है, वह हमारा द्विघातीय बहुपद कहलाता है। अब द्विघाती बहुपद का भी व्यापक रूप क्या होता है? इसका भी व्यापक रूप, इसका व्यापक रूप होता है ax² + bx + c। ये क्या होता है? ये इसका व्यापक रूप होता है द्विघाती बहुपद का। द्विघाती बहुपद का ये व्यापक रूप होता है जहाँ पर a हमारा 0 के बराबर नहीं हो सकता। a, b, c जो है वह हमारी वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर द्विघाती बहुपद के बारे में जान लिया। अब हम पढ़ते हैं आगे त्रिघाती बहुपद के बारे में। त्रिघाती बहुपद, अब ये क्या होता है? त्रिघाती बहुपद, इसे भी एक एग्जाम्पल के थ्रू हम लोग समझते हैं। त्रिघाती बहुपद यानी कि हम यहाँ लिख सकते हैं त्रिघाती बहुपद
ये हमारा जो बहुपद है, ये कौन सा है बहुपद? ये हमारा त्रिघाती बहुपद है। त्रिघाती बहुपद यानी ऐसा बहुपद जिसमें चरों की अधिकतम घात 3 हो, वह त्रिघाती बहुपद कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर ये चर है हमारे, जिनमें अधिकतम घात कितनी है? यहाँ पर 3 है, तो इसलिए ये हमारा त्रिघाती बहुपद कहलाएगा। इसका भी व्यापक रूप देख लेते हैं। इसका व्यापक रूप होता है हमारा ax³ प्लस bx² प्लस c प्लस d। ये क्या होता है? इसका व्यापक रूप होता है, जहाँ पर a कभी 0 के बराबर नहीं हो सकता और साथ में ही a, b, c, d जो होती है हमारी, ये वास्तविक संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से हमने रैखिक बहुपद, द्विघाती बहुपद, त्रिघाती बहुपद के बारे में पढ़ लिया, यहाँ समझ लिया। अब हम अपनी आगे की क्लासों में चतुर्बहुपद, पंचबहुपद, इन बहुपदों के बारे में ऊंची क्लासों में पढ़ेंगे। अभी हमें एनसीईआरटी की बुक में इतना ही पढ़ना, तो हमने यहाँ पर सीख लिया, पढ़ लिया। अब कुछ बच्चों के यह भी डाउट रहते हैं कि सर जो बहुपद होता है, बहुपद और समीकरण में अंतर क्या होता है? तो बहुपद और समीकरण में अंतर मैं आपको समझाना चाहूँगा। बहुपद क्या होते हैं और समीकरण क्या होते हैं, ठीक है? तो जैसे कि यहाँ पर हमारा लिखा है 3x² प्लस 2x प्लस 3, ये क्या हमारा? ये हमारा एक बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक बहुपद। अगर यहीं पर हम इसके बराबर करके यहाँ 0 लिख दें तो ये हमारा समीकरण तैयार हो जाता है। क्या बन जाता है? समीकरण। तो इसलिए अगर 3x² प्लस 2x प्लस 3 ये लिखा हो तो ये हमारा होगा द्विघातीय बहुपद। और अगर इस प्रकार से लिखा हो 3x² प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 तो ये हमारा द्विघातीय समीकरण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ये हमारा द्विघातीय समीकरण कहलाता है। और जो ये होता है ये हमारा कहलाता है द्विघातीय बहुपद। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये समीकरण और बहुपद में जो डिफरेंस है वो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब हम लोग यह जाने कि जो बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ क्या है, यानी कि बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय निरूपण बोलें या फिर अर्थ बोले, बात एक ही है। तो हम यहाँ पर बहुपद के शून्यांकों का ज्यामितीय अर्थ या निरूपण देखने वाले हैं। अब हम लोग यहाँ पर ग्राफ खींचेंगे इसका, रैखिक बहुपद का, द्विघाती बहुपद का और त्रिघाती बहुपद का, जिसके बारे में हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले पढ़ा है उनका। अब हम यहाँ पर ग्राफ किस प्रकार से बनता है, कैसे बनाया जाता है, ये सारी चीज़ों को फिर डिस्कस करेंगे। जैसे कि पहला हमारा रैखिक बहुपद, तो रैखिक बहुपद जैसे ये दिया है हमें, ठीक, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनता है? जैसे कि आप लोगों ने सीख लिया था कि इसका व्यापक रूप होता है ax प्लस b। ये क्या होता है? इसका ये होता है व्यापक रूप, ठीक, ये आप लोगों को मालूम ही है, आपने सीख लिया है। और इसके साथ ही अब इसका एक ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने के लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। एग्जाम्पल सेट में हम एग्जाम्पल में मानते हैं कि क्या माना? हम मानेंगे कि y बराबर 2x प्लस 3, ये हमने एक क्या मान लिया? एग्जाम्पल सेट कर लिया, एक हमने रैखिक बहुपद ले लिया। अब इसी के हम हल निकालेंगे और उन अंकों के द्वारा ग्राफ बनाना सीखेंगे रैखिक बहुपद का। तो हम यहाँ पर एक लिया हमने ये रैखिक बहुपद, हमने यहाँ पर बहुपद लिया। अब इसको हम एग्जाम्पल को सेट किया हमने और यहाँ पर इसके मान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। y बराबर 2x प्लस 3, ये हमें इतना दिया गया। अब यहाँ पर जो हमें ये समीकरण दिया है इसमें हम x के या y के अपने तरफ से मान रखेंगे, कुछ भी मान रखेंगे, और हमें अगर x के मान रखेंगे तो y का मान निकल कर आएगा, अगर y के रखेंगे तो x का मान निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर हल करते हैं, y बराबर हमें दिया है 2x प्लस के 3, ठीक है। अब हमने यहाँ लिख दिया x बराबर 1, x बराबर 2 व 2 रखने पर, क्या रखने पर 1 और 2 रख कर देख लेते हैं x का मान 1 और 2। यहाँ पर अगर y का मान हमने 2 × 1 प्लस 3, यानी कि अगर x का मान हमने 1 रखा, यहाँ पर ये अगर x का मान 1 रखा तो हमारा ये y का मान निकल कर आएगा 2 प्लस 3, यानी y बराबर क्या निकल कर आएगा? y बराबर 5 निकल कर आएगा। तो इस प्रकार से हमारा 1,5 ये निकल के आएंगे। यहाँ x के मान कितना रखा? हमने 1 रखा और y क्या निकल कर आया? y निकल कर आया हमारा 5, तो यहाँ पर 5। अगर हमने x का मान 2 रख दिया, यहाँ पर क्या किया? x का मान अगर 2 रख दिया तो जैसे कि हमें दिया है y बराबर 2x प्लस के 3, यहाँ पर अगर x का मान 2 रखा तो हमारा ये आ जाएगा यहाँ ऐसे 4 प्लस 3, तो y बराबर 7। y का मान कितना निकल कर आएगा? y का 7। अगर x का मान यहाँ पर 2 रखेंगे और इसे हल करने पर y का मान निकल कर आएगा हमारा 7। तो इस प्रकार से हम ये कर सकते हैं। तो ये क्या था हमारा? इस प्रकार हम ये निकाल सकते हैं। तो जो हमने एग्जाम्पल एक सेट किया था इसके अनुसार इस प्रकार से हम x के मान रखते जाएंगे और y के मान हमें मिलते जाएंगे। अब जो हमें x y के मान मिले हैं इनको हम क्या करते हैं? यहाँ पर ग्राफ के द्वारा बना करके प्रदर्शित करते हैं। तो आप लोगों ने अपनी क्लास 9th में ये काटलीय तल के बारे में तो पढ़ लिया होगा,
पढ़ लिया होगा और आप लोगों को इसके बारे में तो पता ही होगा। तो ये क्या होता है हमारा, ये होता है हमारा काकतलीय तल, जहाँ पर जो इस साइड की ये होती है, ये हमारी होती है एक्स अक्ष, ये होता है हमारा वाई अक्ष, ये होता है हमारा एक्स डैश अक्ष, ये होता है हमारा वाई डैश अक्ष। ये हमारे अक्ष होते हैं। जो हमारी ये रेखा होती है लेटी हुई, ये होती है हमारी जो खड़ी हुई रेखा होती है, ये होती है हमारी ऊर्ध्वाधर रेखा, और जो लेटी हुई रेखा होती है ये वाली, ये होती है क्षैतिज रेखा, और ये खड़ी होती है इसे बोलते हैं हम ऊर्ध्वाधर रेखा। ठीक, इतना तो आपको समझ में आ रहा होगा और आपने ये चीज़ 9th में पढ़ लिया होगा, सीख लिया होगा, लेकिन यहाँ पर हम वापस से रिवीजन कर लेते हैं। तो ये क्या हुई हमारी क्षैतिज रेखा, और ये खड़ी हुई है, ये हमारी होती है ऊर्ध्वाधर रेखा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जो हमारा ये चतुर्थांश, ये क्या कहलाते हैं, ये हमारे कहलाते हैं चतुर्थांश। क्या कहलाते हैं, चतुर्थांश। जो इस साइड की जो यहाँ से लेकर के जो बीच में होता है, ये होता है हमारा मूल बिंदु। इसका मान होता है 0,0। मूल बिंदु ये होता है, इसका मान होता है 0,0। और ये हमारा फर्स्ट चतुर्थांश होता है, ये सेकंड चतुर्थांश, ये थर्ड चतुर्थांश, और ये फोर्थ चतुर्थांश। ये चारों चतुर्थांश होते हैं, जिसमें जो ये वाला चतुर्थांश होता है, ये प्लस कॉमा प्लस का होता है, प्लस कॉमा माइनस का। और इस चतुर्थांश को हम बोलते हैं प्लस कॉमा प्लस का, और इसको बोलते हैं माइनस कॉमा प्लस, और इसके मान होते हैं माइनस कॉमा माइनस, ये होते हैं। अब कह दो सर आपको कैसे पता कि ये प्लस माइनस, प्लस कॉमा माइनस पहला चतुर्थांश, ये इस प्रकार से होते हैं। सॉरी, ये फर्स्ट, ये होता है सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ, ये होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी ये रेखा होती है, ये वाली, ये अब मिटा देते हैं हम जब तक, ये बस इतना। जो हमारी ये रेखा होती है, ये होती है हमारी रेखा धनात्मक रेखा। यहाँ पर जितने भी अंक आते हैं तो ये किसके आते हैं, ये हमारे धन के आते हैं। किसके आते हैं, ये हमारे धनात्मक आते हैं। ये मान किसके आते हैं, धनात्मक मान यहाँ पर हमारे रखे जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारे यहाँ पर जितने भी मान आते हैं धनात्मक आते हैं। इसके साथ ही ऊपर जो रेखा ये होती है, यहाँ पर भी धनात्मक मान आते हैं। 1 2 3 4, ये क्या है, धनात्मक मान आते हैं। और इस साइड जो होता है, ये यहाँ पर मान आते हैं हमारे, यहाँ पर क्या आते हैं, माइनस के आते हैं, यहाँ पर मान -2, इस प्रकार से। और ये होती है, यहाँ पर भी के निशान आते हैं। अब ये हमारा होता है मूल बिंदु 0,0। अब हम लोगों को क्या करना है, जो यहाँ दिए हैं उनका मान यहाँ पुटअप कर देना है, और एक मतलब जो इस प्रकार के बिंदु आएंगे वहाँ पर हम रेखा खींच देंगे, तो इस प्रकार से हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, एक ग्राफ निकल आएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पर, इसमें जो 1,5 ये बिंदु है, इसमें जो पहली संख्या 1 है इसे बोलते हैं हम भुज, और पीछे की संख्या जो 5 है इसे बोलते हैं कोटि। जो भुज होता है, भुज को एक्स अक्ष पर लिया जाता है, और कोटि होती है इसे वाई अक्ष पर ली जाती है। ठीक है, तो जो हमारी भुज है, तो एक भुज में क्या हमारा एक, तो एक हम देखेंगे ऐसा एक्स अक्ष पर, यानी कि ये है, और ऊपर की ओर जाएंगे 7 हमें कहाँ मिलेगा, ये 5, ये मिला, तो 1 और 5 मिलकर के 1 के सामने और 5 के सामने, यानी 1,5, ये हमारा क्या निकल कर आएगा, एक निर्देशांक निकल कर आ गया, एक बिंदु यहाँ पर हमें मिल गया। क्या मिल गया, यहाँ हमें एक बिंदु मिल गया। इसके साथ ही अब यहाँ पर 2,7, 2 यहाँ देखेंगे एक्स अक्ष पर, और 7 देखेंगे हम वाई अक्ष पर, तो ऐसे यहाँ पर ये बिंदु मिल गया। तो इस प्रकार 1,5 और 2,7 ये बिंदु यहाँ पर हमें मिल गए। अब हमने क्या किया, इन दोनों बिंदुओं को इस प्रकार एक रेखा से मिला दिया, और यह रेखा एक सरल रेखा बन गई। तो जो रैखिक बहुपद का ग्राफ होता है वह एक सरल रेखा होता है, इसका ग्राफ सरल रेखा होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना सीख लिया, इसके बारे में सीख लिया, इसका ग्राफ किस प्रकार का बनता है, तो यानी कि यह एक सरल रेखा बनता है, ये सब चीज़ देख ली। अब हम आगे चलते हैं, द्विघात बहुपद का ग्राफ पढ़ते हैं। द्विघात बहुपद का ग्राफ बनाने के लिए भी हमें एक एग्जांपल सेट करना पड़ेगा, इसलिए हमने x² + 2 = 22 एक एग्जांपल लिया। तो यहाँ पर हमने इस पर x का मान 1 रखा तो हमारा -1 आया, फिर हमने x का मान 2 रखा तो y का मान अपने आप 2 निकल कर आ गया। फिर जैसे कि यहाँ पर हमने सॉल्व किया था, उस पर x का मान हमने -2 रखा, और इसे सॉल्व करने पर हमें 2 y का मान प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने 0 रखा x का मान, और इसे सॉल्व किया तो y का मान -2 आ गया, यानी ये हमारी क्या मिला है, ये 1, -1, 2,2, 2 -2, और 0, -2, ये हमें बिंदु प्राप्त हो गए। इन बिंदुओं को हमने यहाँ पर इस ग्राफ में रख दिया, जिस प्रकार हम यहाँ रखे थे वैसे यहाँ रख दिया, और इस प्रकार से एक परवलय आकार की आकृति बन गई। यानी कि द्विघात बहुपद का जो ग्राफ बनता है वह परवलय आकार का बनता है, ऊपर की ओर खुला हुआ, या तो फिर इस प्रकार नीचे की ओर, इस प्रकार से नीचे की ओर बनता है। यानी कि जो द्विघात बहुपद का ग्राफ होता है ये लगभग 3 या 4 प्रकार से 4 प्रकार का बनता है। कैसे, क्योंकि ये द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद में अधिक से अधिक
ग्राफ कितने बन सकते हैं? 3 बन सकते हैं, क्योंकि एक 0 का बन सकता है, 1 का बन सकता है, 2 का बन सकता है, क्योंकि यहाँ पर द्विघाती बहुपद है। कैसे? ऐसे देखो बताते हैं। जैसे कि ये हमारा नीचे के ऊपर और बना, ये हमारा एक्स अक्ष को 2 जगह काट रहा है, तो ये इसके शून्यांक कितने आएंगे? 2 आएंगे। और इसके बीच 2 अक्ष पर एक्स अक्ष को 2 बार काट रहा है, तो इसके बीच शून्यांक कितने आएंगे? 2 आएंगे। लेकिन अगर इसे हम इस प्रकार बना दें, तो ये एक्स अक्ष को केवल 1 बार काट रहा है, तो इसका शून्यांक 1 आएगा। और इसी को हम इस प्रकार भी बना सकते हैं, इस प्रकार, इसका भी शून्यांक 1 आएगा। और इसी ग्राफ को हम ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे, तो इसका जो ग्राफ बनेगा, ये वाला ग्राफ, तो ये इस ग्राफ का शून्यांक 0 आएगा। तो इस प्रकार से जो द्विघाती बहुपद ग्राफ होते हैं वो 3-4 प्रकार के होते हैं, लेकिन अधिकतर परवलय आकार का ग्राफ बनता है। ठीक है, तो जो हमारा ये ऊपर की ओर परवलय आकार खुला हुआ है, ऐसा कब बनेगा? और जो नीचे की ओर बनता है, ऐसा कब बनेगा? जब हमारा ए का मान 0 से बड़ा होगा। ए का मान 0 से बड़ा होगा, तब हमारा जो ये आकृति है ऊपर की ओर खुली हुई बनेगी। और अगर ए का मान 0 से छोटा है, तो तब हमारा जो आकृति है वह नीचे की ओर खुली हुई बनेगी। ठीक है, हमने यहाँ पर द्विघाती बहुपद का ग्राफ बनाना सीख लिया। इसके साथ इसके कितने प्रकार के ग्राफ होते हैं यह भी समझ लिया। अब हम त्रिघाती बहुपद के ग्राफ के बारे में देखते हैं। त्रिघाती बहुपद के ग्राफ के लिए भी हमने एक एग्जाम्पल सेट किया। तो जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया y बराबर x³ - 4x, यहाँ पर हमने x का मान -2 रखा, तो हमारा y का मान 0 प्राप्त हो गया। उसके बाद हमने x का मान -1 रखा, और फिर हमें y का मान 3 प्राप्त हुआ। उसके बाद हमने x का मान 2 रखा, तो हमें 0 मिला, 1 रखा तो -3 मिला, 0 रखा तो हमें y का मान 0 मिला। इस प्रकार से हमने x के मान रखते गए, और जो समीकरण जो हमने यहाँ पर बहुपद माना था, इस बहुपद को हल करने पर हमें y के मान अपने आप प्राप्त हो गए। तो इस प्रकार जो हमें ये यहाँ पर प्राप्त हुए, तो हमने इनको यहाँ पर रख दिए। जो हमें ये बिंदु प्राप्त हुए यहाँ पर x का मान रखने पर y जो मिला, ये जो हमें बिंदु मिले -2,0 और -1,3, इस प्रकार की बिंदु मिले। इन बिंदुओं को हमने यहाँ ग्राफ पर रख दिया। जैसे कि हमने यहाँ पर रखना सीख लिया था, वैसे यहाँ पर रख दिया। इस प्रकार से इसकी आकृति कुछ n प्रकार की बनकर आ गई। त्रिघाती बहुपद की आकृति इस प्रकार की बनी। इसके प्रकार, इस जो त्रिघाती बहुपद है, तो इसके ग्राफ के अधिकतर 3 या 4 ग्राफ बन सकते हैं। कैसे? एक ग्राफ ये हो गया, एक ग्राफ इस प्रकार का भी बनता है, इस प्रकार का भी बनता है इसका ग्राफ त्रिघाती बहुपद का। एक ग्राफ इस प्रकार का भी बनता है, ऐसा भी बनता है। ऐसे 3-4 प्रकार के ग्राफ ये त्रिघाती बहुपद के बन जाते हैं। तो हमने यहाँ पर रैखिक बहुपद का ग्राफ बनाना सीख लिया, इसके साथ ही द्विघाती बहुपद का ग्राफ बनाना भी सीख लिया, साथ में त्रिघाती बहुपद का ग्राफ भी सीख लिया। जैसा कि हमने आज की इस क्लास में अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को कंप्लीट कर लिया, हमने यहाँ अध्याय 2 का बेसिक कॉन्सेप्ट सीख लिया। अब हम लोग अपनी अगली क्लास में उदाहरण 1 और प्रश्नावली 2.1 को हल करेंगे। ठीक है, तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, इसलिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बाय बाय।